यू सर। थैंक यू, आप आए यार इसके लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने एसएससी सीपीओ टॉक किया। वो बात अलग है कि आपकी रैंक उस हिसाब से नहीं आ पाई क्योंकि आपके पास एनसीसी नहीं था। तो यार तूने एनसीसी ले क्यों नहीं लिया? अगर तू एनसीसी ले लेता तो तेरे तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाने थे। यस सर, कॉलेज में बहुत ही लिमिटेड सीट थी, फ्रेशर के लिए 20 सीट्स अवेलेबल थी सर। तो एक चीज तो है कि एनसीसी में ये 20 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया है ना। मतलब एक बच्चा जैसे 3rd रैंक है, ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाता बेचारा, और एनसीसी की वजह से 3री रैंक पे पहुंच गया। तो ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सीपीओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एनसीसी तो गेम चेंजर हो गया एक किस्म से। बिल्कुल सर, क्योंकि जहां आप लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो और वहां आप रैंक 3 पे पहुंच जा रहे हैं या रैंक 1 पे पहुंच जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उनके अगर मैं रो स्कोर के हिसाब से रैंक देखूं तो बहुत कम होगी। यस सर, है ना, वो बिल्कुल भी टॉप 10 कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन एनसीसी की वजह से। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट की कोशिश करो लेने की जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। अमन, अपने बारे में बता, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से बैकग्राउंड है कॉलेज वगैरह का सारा? सर मैं झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूँ, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैंने यहाँ डीयू में एडमिशन लिया। यहाँ मेरे पास बीएससी थी, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट से, यहाँ से मैं पास आउट हुआ। और जैसे मेरा कोविड में पास आउट हुआ, उसके बीच में मैं जैसे कॉलेज तो ओपन नहीं हुए। अच्छा, कोविड के टाइम पे? हाँ सर। तो इसके जो फेज आई बीच में, तो मैं प्रिपरेशन के लिए जैसे गुरुकुल श्योर 60 में गया कुछ। अच्छा, गौरव सर वाले में? हाँ, कि जैसे ग्रेजुएशन में एफकेट और सीडीएस की थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि अच्छा पहला जो टारगेट था प्राइमरी वो तुम्हारा सीडीएस और एफकेट था? क्योंकि सर ये ग्रेजुएशन वाले एसएससी के तो हम पास आउट नहीं होते, तब तक दे नहीं सकते, लेकिन सीडीएस एफकेट के लिए हम क्वालिफाई होते हैं इन ग्रेजुएशन में। अच्छा, तो सीडीएस दे सकते हैं? हाँ सर। और वैसे प्राइमरी टारगेट था क्या, सीडीएस ही था या नहीं एसएससी देना है, या मन में क्या था? सर मन में तो लास्ट था एसएससी, लेकिन अच्छा। एक बार क्योंकि इसमें ना एसएसबी में थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कभी बिल्ड ही नहीं हुआ कि हो जाएगा। लगता था क्या, क्योंकि कई स्टोरी सुन रखी थी, कोई 15 अटेम्प्ट देते था तब भी नहीं होता था, तो हमेशा इसका डर लगता था। तो मैं सोचा एसएससी ठीक रहेगी। एसएससी थोड़ा सेफ लगता है, ऐसा ही डर मेरे साथ भी रहा मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बता कि एसएससी के बारे में, जैसे गौरव सर के पास श्योर 60 गुरुकुल जो था उसमें आप गए, तो उसमें आप सीडीएस को ध्यान में रखते हुए गए थे या एसएससी को ध्यान में रखते हुए गए थे? सर उसमें मेरे को था नॉर्मल, मैं कम से कम बेसिक कर पाऊँ। जैसे सीडीएस एफकेट हो गए तो एसएससी का भी सेम है बेसिक, लगभग सेम है। हाँ, तो मैं कम से कम बेसिक तो कर पाऊँ कि ग्रेजुएशन में, कि आगे जाके मैं कॉम्पिटिशन में सीधा जल्दी से जल्दी एंटर कर पाऊँ। तो वहाँ का कैसा क्या एक्सपीरियंस था? सर वहाँ का सबसे अच्छा है शेड्यूल्स का और टेस्ट का, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा। मेरे को वो सर कंसिस्टेंसी बन गई। कैसे? जैसे सर वहाँ सुबह शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है सुबह 8 बजे के आसपास, और वो रात तक चलता है। तो इसमें ये है हम स्किप नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ सारे बच्चे जाते हैं, साथ साथ पूरा माहौल बना होता है। हाँ सर, और वहाँ इतने सारे टेस्ट और प्रैक्टिस होते हैं, टेस्ट में इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे बच्चे साथ में प्रैक्टिस करें तो फिर ऐसे हो जाता है यार मैं भी अच्छा करूँ टेस्ट में, वो इससे अच्छा करूँ, तो ऐसे कंपटीशन अच्छा बना रहता है। और वो माहौल की बड़ी वैल्यू है। हाँ सर, माहौल की तो सबसे ज्यादा यही है माहौल के लिए। टेस्ट का कैसे रहता था वहाँ? सर जैसे टेस्ट का लिए वो डेली टेस्ट होते थे, जैसे मैथ का 2.5 घंटे वहाँ असाइनमेंट्स मिलते थे हमको, वो कंप्लीट करने होते थे। वहीं पे डाउट टीचर्स रहते थे, कोई डाउट आ जाए तो साथ के साथ पूछ ले। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिला के फिर ये गुरुकुल हाइब्रिड सेंटर हो गया एक किस्म का। यानी यहाँ ऑनलाइन वाला स्वाद भी मिल जा रहा है, ऑफलाइन वाला स्वाद भी मिल जा रहा है। हाँ सर। ऑनलाइन की जो कमी है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। हाँ सर। है ना, और ऑफलाइन की कमी ये रहती है कि वहाँ कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो यहाँ दोनों चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बता कि एसएससी के बारे में सीरियस होके कब लगा? सर मैं सीरियस होके ग्रेजुएशन के पास आउट होने के बाद लगा सर। उससे पहले मैं हल्की हल्की करता था। कोई जैसे हल्की हल्की क्या? सर जैसे लाइब्रेरी में आज जैसे क्लासेस नहीं है कॉलेज में, तो लाइब्रेरी का मुखर्जी नगर? नहीं सर, कॉलेज की लाइब्रेरी ऐसे। अच्छा, हिंदू कॉलेज की लाइब्रेरी। हाँ, तो वहाँ बैठ के क्या करते? वहाँ बैठ के सर ऐसे ही, जैसे पहले तो मैंने बुक सोल्व करनी चाहिए कि यार ग्रेजुएशन के बाद सीधा कंपटीशन में जाऊंगा तो पूरी बुक तो सोल्व कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने मैथ के लिए 7300 उठाई, क्योंकि हर एक जो भी चैप्टर थे उनके 700 क्वेश्चन थे, कि मैं कम से कम उनको सोल्व कर पाऊं, कि मार्क कर पाऊं कि ये मेरे को एग्जाम टाइम में जरूर सोल्व करने ये वाले क्वेश्चन। और ये भाई बुक भी लेके आया हुआ। इन बुक को सोल्व कैसे करता था? कवर ववर चढ़ा के पूरा लड़कियों की तरह तो सजा रखा है? सर इतने साल पढ़नी थी, 2-3 साल तो ऐसे करना पड़ा। अच्छा, इसके 2 टुकड़े कर लिए तूने? 73 हो गया।
हाँ, पहले ये बहुत मोटी आती थी। और सर ये कॉलेज में कैसे इतना तो करते क्या थे इसमें सोल्व? जब तुमने कोचिंग नहीं ली या कुछ हो तो बिना उसके कैसे क्या तैयारी करते थे किताब से? सर जैसे मैं लगता स्टार्टिंग से सोल्व करने, पहले मैं खुद से सोल्व करता क्वेश्चंस को। मेरे को खुद से कैसे? डिटेल एक्स मान के या वैसे कैसे सोल्व करते थे? सर एक्स मान के भी सर मैं उससे पहले बेसिक कोचिंग ले आया था। अच्छा, गुरुकुल वाला। हाँ। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को शॉर्टकट से हो जाते थे, कई थे लेंथी। फिर मैं पीछे जाता, पीछे मेरे को अच्छा मेथड मिल जाता तो मैं उसके क्वेश्चन के ऊपर लिख देता नाइस मेथड पीछे। देखा कोई है लिखा हुआ? हाँ सर बिल्कुल। जैसे 120 ये क्वेश्चन है। हाँ, 128 नंबर। इसमें मेरे को मैं हार्ड उससे कर रहा था मेथड से, फिर मेरे को पीछे इजी मेथड मिल गया तो मैंने लिख दिया इजी मेथड फाइंड। समझ गया। हाँ सर ऐसे। और ये क्या लिख दिया तूने? ये सर प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी, ये ऐसा क्वेश्चन था। हाँ। तो इसलिए मैंने इसका लगा दिया कि ये प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगी इस क्वेश्चन से। और ये 118 क्या लिख रखा है स्टार मार्क करके? सर ये डिफरेंट टाइप का है, ये जैसे अच्छा, मैंने कई सोल्व किए लगातार, ये एक सा ही है लेकिन इसमें कुछ एक डिफरेंट, ये सेम टाइम ये ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे थे, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया डिफरेंट टाइप। और ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये? सर इसमें जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, ये मेनली बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती हैं। स्पीड लास्ट में किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी होती है, मीटर पर सेकंड। जो नया बच्चा होता है वो हमेशा इनमें गलती करता है। मेरी सर ये पहले 2-3 क्वेश्चनों में रिपीट हो गई। तो मैं ये तो रिपीट हो रही है, तो फिर मैंने ये अंडरलाइन करके फिर नोट लगाया कि रीड केयरफुली। अच्छा, जो गलती है उसको पकड़ लिया। हाँ सर, कि इस फिर मैं आज कभी भी इसको स्क्रॉल करूंगा तो मैं देखूंगा नोट रीड केयरफुली, क्या रीड केयरफुली करना है। मतलब कौन सी गलती जो बार बार रिपीट हो रही है। हाँ सर। तो हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करते थे, हाँ सर। फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे। हाँ सर। और तरीका भी यही है। और आजकल जो बच्चे गलती कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन देखा 10-20 सेकंड उसमें ट्राई किया, नहीं हुआ, तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हर चीज को स्किप करके आगे बढ़ने का। और मैथ ऐसी चीज है जो थोड़ा फंसे रहने का है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम दोगे मैथ को तो फिर एक दिन मैथ तुम्हें टाइम दिलाएगा सही जगह। बिल्कुल सर। मतलब ग्रेजुएशन हो गई तो ग्रेजुएशन तक सिर्फ मैथ ही पढ़ते रहे? हाँ सर, मेनली मैथ, क्योंकि CDS FCAT में मेनली मैथ का चक्कर सबसे ज्यादा था। बिल्कुल। क्योंकि GS वगैरह तो वो एक वीडियो आती है जो यूट्यूब पे, तो मैराथन टाइप में, समझ गया, तो वो कर लो तो उससे हो जाता। तो मेनली मैथ का चक्कर होता है CDS में। तो उससे मैंने पहले मैथ सारा कंप्लीट कर दिया। रीजनिंग मैथ हो गया था, ऐसे मान लो उसके साथ रीजनिंग तो चली जाती है। रीजनिंग कैसे की? सर रीजनिंग की मैंने पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं जो यूट्यूब से देखने से कर लिए, जैसे कैलेंडर जो देखने पड़ते हैं। बाकी तो मैंने PYQ सोल्व करे जैसे। अच्छा, खुद की प्रैक्टिस से चलता है? हाँ सर, खुद की प्रैक्टिस से, और फिर मॉक्स आ गए, फिर रीजनिंग तो ऑटोमेटिक इंप्रूव होती गई। जितना मैथ इंप्रूव होता गया उतनी रीजनिंग इंप्रूव। अच्छा, वो कनेक्ट है मतलब रीजनिंग से ना, कि मैथ अच्छा होता जाएगा, रीजनिंग की कैलकुलेशन और वो सब फास्ट हो जाती है। लेकिन रीजनिंग में तो कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खास ट्रिक वगैरह रहती है। हाँ सर। तो वो तो सर जैसे पीयूष सर की वीडियोस थी कुछ से, जैसे कैलेंडर। तुम सारा सब यूट्यूब से पढ़ गए हैं। कोचिंग है तो सारी बर्बाद करवा दोगे तुम जैसे बालक। चलो क्या ही बोलूं इस बात पे, लेकिन जो बच्चा नए सिरे से तैयारी कर रहा हो भाई कोचिंग ले लेना। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई में स्कॉलर हैं। मैं इससे बात कर रहा था, इसके 12th क्लास में कितने नंबर थे? 96%। तो 96% बच्चे हैं। तो इनकी सारी स्ट्रेटजी फॉलो मत कर लेना, कैरेवल ऐप डाउनलोड कर लो भाई, वो तुम्हारे लिए कर रखा है। देखिए YouTube जो है ना बहुत हेल्प करता है, मजाक की बात नहीं। आप अगर 2 चीजों में बहुत मतलब सक्षम है, सबसे पहला है सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन के बाद अगर आप में दूसरी ये क्वालिटी है कि आप ये छांट पाए कि मुझे कितना कंटेंट पढ़ना है, कहां से कंटेंट पढ़ना है। अदरवाइज यूट्यूब का समंदर तो इतना बड़ा है कि वहां ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी जिसको पढ़ना ही नहीं है आपको, और आप उन उलझनों में घुसे रह जाएंगे। और ये बच्चे मतलब ब्रिलियंट थे 12वीं क्लास में, जिनके बच्चे के 96% नंबर आ रहे हैं, तो उनको तो थोड़ी बहुत ही हेल्प की जरूरत होती है। तो ये तो उसी से काम निकाल देते हैं अपना। तो पीयूष सर का रीजनिंग तूने वहां से रगड़ दी। हाँ सर। इंग्लिश सर जैसे मैं श्योर 60 में गया तो मैंने वहां से वकैब बुक कर ली। वो कैब बुक क्या नाम है? SK सर की है सर, वहाँ पर 3 वकैब बुक है। अच्छा, वो पढ़ाते हैं क्या वहाँ पे SK सर? ये किताब है? नहीं सर, बुक्स है। अच्छा। तो फिर मैंने ना वो बुक्स कर ली तीनों। फिर मैं सोचा अगली नेक्स्ट बुक पे जाऊंगा, इन्हीं को कर लेता हूँ, तो मैंने लास्ट तक वही रख ली। अच्छा, वो कैब अभी तक जो पेपर दिया? हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे करता था उस वो कैब को तैयार? सर उस वकैब में सर, उसमें तो
मिनो जैसे ब्लैक बुक है, इसमें तो हिंट वगैरह कुछ ज्यादा दिए नहीं होते ट्रिक, उस बुक में साथ की साथ ट्रिक दी है। अच्छा, तो वो ट्रिक के थ्रू ट्रिक के थ्रू याद कर ली सर। और करते कैसे थे? मैं करते कैसे का मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो तरीका है कि भाई 20 वर्ड लिखे और वो रटे जा रहे हैं, बार बार गर्दन हिलाए जा रहे हैं, अमन जाखड़ अमन जाखड़ अमन, एक तो ये है। और एक तरीका है कि सीधे सीधे बस पढ़ लिए बात खत्म, अगले दिन फिर पढ़ लिए बात खत्म, ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ते चले गए। एक है कि पूरा उसे 10-20 बार लगातार पढ़ते रहो, मतलब वो तरीका है। तो कैसे करते थे वो? सर इंग्लिश ठीक थी, जैसे मैं 12th के बाद ही इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए, न्यूज़पेपर भी पढ़ने लग गया था। लिखे मैंने वोकैब कभी लिखी नहीं सर, कभी एक वर्ड भी लिख के नहीं देखा, हमेशा रीडिंग करता रहा। पहली रीडिंग में तो बहुत कम याद हुए, दूसरी रीडिंग में फिर हाईलाइट करने लग गया, जो वर्ड्स अब भी याद नहीं हो रहे। थर्ड रीडिंग में उनको अलग सर्कल किए, फिर ऐसे ऐसे 2-3 बार रिवाइज किए सर, पूरी वोकैब मेरे याद हो गई बुक्स के, इसलिए। और अभी पेपर में कैसा रहा तेरा वोकैब का पोर्शन? मेरा वोकैब का पोर्शन बहुत अच्छा गया सर इसमें। अच्छा, बढ़िया, मस्त, मतलब सारे सवाल ठीक हो जाते सर वोकैब के? हाँ सर। तो तूने ऐसा नहीं किया कि YouTube पे 50 प्लेलिस्ट वोकैब की भी हैं, तो तूने उन पे सर्च नहीं किया कि यार वहां जाके पढ़ लें, या YouTube पे सेशन चल रहे हैं उनको देख लें? सर सारी YouTube से लेने वाली चीजें नहीं होती, कुछ टाइम वेस्ट होता है सर। तभी मैं कह रहा था ना, ये बच्चे समझदार हैं, 12वीं क्लास में 96% नंबर ला रहे हैं, तो इनको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस चीज पे रिलाई करना है, और वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये वोकैब वाला तो मान ले इस तरीके से तूने एक ही बुक पकड़ी, कोई यूट्यूब सेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी और उससे कर लिया। और जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो, क्योंकि मेरे को, अब मैं भी उसी एरिया से हूँ, हरियाणा क्षेत्र से, तो मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में ग्रामर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, वो लिटरेचर और उस चीज में तो रहते हैं, ग्रामर का तो इतना सॉलिड नहीं कराते। तो ग्रामर कैसे तैयार की? सर ग्रामर के लिए मैंने गोपाल वर्मा प्रिफर किए सर, मैंने उनकी क्लासेस देख ली और फिर नोट्स बना लिए। वो नोट्स सर, एक बार ग्रामर तो ये चीज है, एक बार किसी भी टीचर की कर लो आप, एक बार हो गई बस, उसके बाद तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अच्छा, फिर प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो? हाँ सर। तो इंग्लिश में, मतलब मैं अपने सवाल को दोबारा से दोहराता हूँ ओके कि जैसे तूने वोकैब को खुद से ही तैयार कर लिया सारा, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करना, सारी चीजें माइंड में तैयार की, तो इंग्लिश ऐसा क्यों नहीं की? तूने गोपाल वर्मा सर से पढ़ने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश भी ऐसे ही करता, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के किताबों से। सर आपने बोला है, जैसे स्कूल्स में ये वाली चीज जो एग्जाम में आती है ये नहीं बताई जाती, नहीं बताई जाती, स्कूल्स वाला अलग होता है। तो फिर यहाँ आए तो एक बार किसी टीचर का करना पड़ा, क्योंकि और यूट्यूब पे भी तभी इतना अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता, और वो सिस्टमेटिक चीजें नहीं मिलती सर। और फिर आजकल इतनी महंगी भी चीजें नहीं है, मैं दोबारा से कोचिंग प्रमोट कर रहा हूँ। तो गोपाल वर्मा सर, तो जैसे तुम जैसे जो बच्चे हैं वो तो मतलब थोड़े से वो हैं कि मतलब बंधे हुए बच्चे हैं, गोपाल वर्मा सर तो हंसते हंसाते पढ़ाते हैं, खुल के पढ़ाते हैं, तो मजा आ रहा था पढ़ने में? यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा था। ये बात थी सर, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, तो अच्छा ही लगता है जो पढ़ता है ना, हाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो सर से पढ़ लेता हूँ कोई। और उनके कॉन्सेप्ट में डेप्थ अच्छी है। हाँ सर, ये डेप्थ अच्छी है। और जब मेरा भी 2014 में एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनके साथ बैठा था, लास्ट में मेरे साथ ही पढ़ाते थे। अच्छा सर। तो हम साथ बैठे थे, तो 2-3 दिन मैं उनके साथ बैठ के 1-1.5 घंटा ना कुछ मैंने कर रहा था तैयार, के मीन्स देने जाना है, तो मीन्स में कुछ तो आया इंग्लिश का, क्योंकि सारा वो कैब और अनसीन पैसेज के थ्रू तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बता दी थी जो मतलब काम आती हैं। तो जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर एक बार तरीके से तैयार कर लो, है ना सर, ताकि वो रिलेट करना आ जाए। तो उस मामले में गोपाल वर्मा सर बढ़िया है। बताइए सर, आपका स्टूडेंट निकला है। अच्छा, जीएस की तैयारी कैसे की? कोचिंग ली, क्या किया? सर जीएस में जैसे साइंस तो मेरा बैकग्राउंड था, कॉलेज में भी था, तो क्या था बैकग्राउंड? बीएससी था? हाँ बीएससी था, और कॉलेज में नॉन मेडिकल थी। अच्छा, तो मेरे इससे हो गया, तो साइंस की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ी? हाँ सर, साइंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो पीवाईक्यू की भी जरूरत नहीं पड़ी है? वो किया वो सर लास्ट में किया कुछ पीवाईक्यू थोड़े बहुत। और बाकी फिर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की लूसेंट से। जियोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम था सर, वो तो मैंने यूट्यूब से देख के ऐसे था कि कर ले बस, खाना पूर्ति करना। हाँ, खाना पूर्ति करना। तो लूसेंट में तो यार फिर बहुत सारी चीजें थी, याद रटी पूरी? और सर 3-4 बार कम से कम लूसेंट की है, लेकिन 2 सब्जेक्ट किए ना सर, तो ये होता था 2 ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तो कर ही लेता हूँ, पूरी बुक थोड़ी करनी है। तो फिर पेपर में क्या रहा तेरा स्कोर इसमें, हिस्ट्री और पॉलिटी में? हिस्ट्री और पॉलिटी हमेशा अच्छी गई है सर मेरी। स्कोर अब तो याद नहीं सर, बहुत 1-1.5 साल हो गया एग्जाम हुए, तो अब प्रॉपर से, लेकिन मतलब कवर हो जा रही थी? हाँ सर, कवर हो रहा। तो जीएस में तुझे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर। नाइस यार, अच्छा। अब एक चीज मुझे और बता कि तेरा तो मैथ बैकग्राउंड है, पीसीएम था ना? हाँ सर। तो मैथ बैकग्राउंड था, तो जब मतलब एज ए रोज स्टूडेंट जब 7300 कर रहे थे,
और जब कोचिंग लेने के बाद जो 7300 को आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा था? या अप्रोच क्या बदल जा रही थी, या लगभग ऑलमोस्ट सेम ही चीजें पकड़ जा रहे थे? सर ऑलमोस्ट सेम थी। कुछ टॉपिक्स या कुछ प्रोप होते थे जो मैं पहले अटकता था या मेरे से हो नहीं रहे थे, उनके अलग मेथड्स पता चल गए जिससे इजिली हो गए। मिक्सर एंड एलिगेशन पहले से आता था? सर वो एलिगेशन वाला नहीं सर, वो पहले नहीं। पहले स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं हमने। नहीं सर, वो कोचिंग में ही आता है। कोचिंग में ही आता है सर वो। तो कुछ ही चैप्टर में है, लेकिन अगर बेसिक मजबूत हो तो बिना उसके भी इजी कर सकते हैं। हाँ सर। है ना? तो अच्छा, 2023 में तेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई भाई अमन, तो फिर सीपीयू ही क्यों किया तूने? सीजीएल क्यों नहीं किया? सर सीजीएल किया था मैंने, सीजीएल 24 दिया था। अच्छा, सीजीएल 2024 दिया था। हाँ। क्या रहा उसमें? सर उसमें मेरे को टीए मिली थी एक्साइज जीएसटी में। दिल्ली या बाहर? दिल्ली में सर। दिल्ली में। फिर ज्वाइन किया था कि नहीं किया? नहीं सर, उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग हो गई थी हरियाणा गवर्नमेंट में क्लर्क। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लर्क में ज्वाइनिंग हो गई थी। क्लर्क की तनख्वाह ज्यादा थी कि टीए की तनख्वाह ज्यादा थी? टीए की ज्यादा थी। फिर क्लर्क क्यों ज्वाइन कर? सर ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉब थी वहाँ पर। हाँ समझ गया मैं। फ्लेक्सिबल का मतलब तैयारी करने का पूरा मौका मिल गया। पूरा मौका था सर यहाँ। और अभी आगे क्या टारगेट है? सर आगे है सीजीएल ही है सर। मेरे को डेस्क जॉब चाहिए मेरे लिए। एसओ दिल्ली में मिल जाए, लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है और डेस्क जॉब भी। मतलब ये तो सीपीयू की जॉब खराब करेगा हैं? देखो सर, एक्चुअल में जिस बच्चे के नंबर 1 रैंक आ रही है नंबर के हिसाब से, वो लड़का सीपीयू ज्वाइन नहीं करना चाहता। एसएससी चेयरमैन साहब ध्यान देना इस बात पे कि वेटिंग लिस्ट जरूर निकालनी है, और वो वेटिंग लिस्ट हर 2-3 महीने बाद निकालते रहे, ताकि जितने जितने बच्चे जाते रहे तो बाकी बच्चों को फिर वो मौका मिलता चला जाए। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं कि सीजीएल में 2024 में आपको टीए मिला। हाँ सर। और ये वाला एग्जाम भी आपको 2024 में ही हो गया था सीपीयू का। हाँ सर। तो फिर सीजीएल में कौन सी कमी रह गई जो वहां पे अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई, अच्छी रैंक सर नहीं ला पाई? सीजीएल में मेरे को होप तो थी अच्छी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन गलत हुए 10 क्वेश्चन। अच्छा। आंसर की में 10 क्वेश्चन चेंज हुए थे सर, आपको पता होगा बात। बोनस मेरे जो फर्स्ट आंसर किया उसमें 10 के 10 राइट थे। अच्छा। मेरे को एक भी क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं मिला सर उसमें, इसलिए मैं उसमें गया। नहीं तो मेरे को उसमें लेवल 7 के मिल जाती सर। लोकेशन दिल्ली मिलती है ना मिलती, लेकिन लेवल 7 हाँ सर 7 मिल जाता, वो अच्छा था। अच्छा, अब तूने इतनी तैयारी की, इस तैयारी के बाद अगर नए बच्चों को कुछ गाइड करना चाहे कि अगर कोई नया बच्चा पहली बार तैयारी करना चाहता है सीपीयू की, सीजीएल की या किसी भी एग्जाम की, तो उसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो अपना एक बैच कंप्लीट करो, कहीं से भी करो। फिर अपने प्रैक्टिस पे लग जाओ। सबसे ज्यादा मॉक और एनालिसिस, उसी से स्कोर बढ़ेगा। सर मैंने सबसे पहले जो मॉक दिया उस पे मेरे नंबर आए 110। सबसे पहले वाला मेरा अब भी याद है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एनालिसिस की और सर मैं 180 नंबर लेके आया लास्ट में, जो मेरे ऐसे। तो कोई एक ऐसी स्टेज भी आई जहां मॉक टेस्ट का स्कोर ही नहीं बढ़ रहा हो? हाँ सर, एक स्टेज आई जा 135-140 के पास। इसके बाद मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। उस टाइम तो मैं तंग भी हो गया था कि यार कैसे बच्चे 160 के आसपास भी लेके चले जाते हैं। फिर क्या किया? फिर उसके बाद सर 1 महीना और लगा। मॉक और एनालिसिस ये मैं लिखता रहता कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। अच्छा। यही पेपर एग्जाम में आ जाता और मैं क्वेश्चन गलत कर देता तो देखो क्या होता। जैसे क्या क्या कारण रहे होंगे? सर जैसे एक तो सभी का सिली मिस्टेक्स, जैसे किसी में नोट नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग में हमेशा होते हैं, जो नया बच्चा लगता है ना, नोट की मिस्टेक्स। जैसे किसी क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ा और छोटी किसी ने यूनिट चेंज नहीं की। तो ऐसे ऐसे छोटे मिस्टेक्स पे मेरे होता है। फिर मैंने इम्प्रूव की, थोड़ा स्कोर और बढ़ा। फिर सर ऐसे धीरे धीरे मैंने एनालिसिस, मेरा एनालिसिस से मैंने 2-3 नोटबुक भरती। फिर एनालिसिस जो इसको दोबारा बताया, 2-3 नोटबुक भरती सिर्फ एनालिसिस से? हाँ सर। कैसे? मेनली सर जीएस की तो मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जीएस के गलत। अच्छा। मैंने जीएस का अलग पोर्शन बना लिया नोटबुक में। मैं जीएस के क्वेश्चन राइट करता रहा कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये यहाँ गलत। और मैथ्स के में तो मैं ऐसे कर लेता, जैसे मॉक दिया, मॉक में मेरे मैथ्स के किस सेक्शन में गलत मैं सर्कल कर देता हूँ, उसका नाम लिख के। जैसे मेंसुरेशन के गलत हुए, मेंसुरेशन के इस टाइप के गलत हुए, सर्कल कर देता। फिर कभी टाइम मिलता है जैसे सैटरडे संडे या कभी भी जैसे 2-3 दिन बाद जो भी मेरे सर्कल किए हुए थे मैं उन क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेता। नाइस। और देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छी चीज कही कि 2 से 3 कॉपी इसने भर दी एनालिसिस के लिए। और मैं जो ऑनलाइन में एक चीज आपको कह रहा था ना कि ऑनलाइन में आज के टाइम में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि बच्चा ना खुद से बहुत बार एनालिसिस नहीं कर पाता उतना अच्छे से। उसको चाहिए कोई दूसरा एनालिसिस उसके लिए करके दे दे। तो वो काम भी अब हम करने जा रहे हैं कैरियर लैब के थ्रू कि आपका जो एनालिसिस है, कैरियर ऐप पे हम जो टेस्ट प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं उसमें हम ये काम कर रहे हैं कि बच्चे का एक एक
क्वेश्चन का चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसको एनालिसिस पीछे तक का ट्रैक रिकॉर्ड मिलता चला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ये बहुत जरूरी है। जितने भी टॉपर्स हैं उनके इस वाले सेक्शन को ध्यान से सुना करें, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। बाकी चीजें तो सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, रिवीजन करते थे कि नहीं करते सर? आगे पर से पहले इसमें सर रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है सर। वैसे रिवीजन सबसे बोरिंग होता है। हाँ, पहले जैसे बैच वगैरह कुछ स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते हैं तब तो इंटरेस्ट भी बना रहता है, फिर एक बार रिवीजन कर लो तब भी दूसरी तीसरी बार रिवीजन करते रहा, ये सबसे मेरे को बोरिंग लगता था। फिर सर क्या करे, करना तो था ही, फिर धीरे धीरे करा, फिर ना सर इतने अच्छे मार्क्स आने लग गए, फिर तो इंटरेस्ट हो गया। बाद में स्टार्टिंग में बोरिंग लगा, फिर तो यार मार्क्स बढ़ रहे हैं, एक रिवीजन से मार्क्स बढ़े, दूसरे रिवीजन से और ज्यादा मार्क्स बढ़े, समझ गया। और फिर टाइम कम होता गया सर रिवीजन में, तब इंटरेस्ट हुआ। स्टार्टिंग के 1-2 रिवीजन के सर उसमें टाइम कंज्यूमिंग लग रहे थे, फिर बाद में तीसरा चौथा रिवीजन आया ना, तब ऐसा लगा हाँ जल्दी जल्दी हो रहे हैं। समझ गया, लेकिन वो जरूरी है, उसके बिना भी बात बनेगी। हाँ सर, ये तो। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना अमन, कि इस बार जैसे एसएससी सीपीओ में इन्होंने क्या किया कि सेक्शनल उस चीज को कर दिया, 30-30 मिनट चारों सब्जेक्टों में बांट दिया। हाँ सर। तो पहले, अगर इससे पहले की बात करें तो पहले क्या रहता था कि आदमी जीएस से कुछ टाइम बचा लेता था, कुछ टाइम में अपना इंग्लिश से बचा लेता था, हाँ सर। और बाकी फिर सारा जो बचा हुआ टाइम है वो थोप देता था मैथ और रीजनिंग पे। इस बार उल्टा होगा कहानी। हाँ सर। इस बार मैथ के लिए बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया, रीजनिंग के लिए फिक्स टाइम हो गया। तो इसमें दिक्कत आई कि नहीं आई? सर दिक्कत बिल्कुल आएगी सर। मेरे टाइम में जब मैंने सीपीयू दिया, मेरे को मैथ सेक्शन के लिए 1 घंटा बच गया था, कि मेरा मैथ सेक्शन लास्ट में आया ना, तो मैंने लास्ट में मैथ अटेम्प्ट किया 1 घंटा। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, तो देखो सर बहुत इजी, बहुत ईजी। मैं ना लास्ट के 10 मिनट तो मेरी ऐसे बच गई थी यार, क्या करूँ, अब तो रिवाइज भी कर लिया। तो ये था। अब अगर मॉक टेस्ट देते हो 30-30 मिनट वाले, तो उसमें तो फंस जाओगे। हाँ सर, उसमें तो सर कम से कम 50 क्वेश्चन के लिए शायद 40-35 मिनट तो मिनिमम होनी चाहिए। हाँ, वो 30 मिनट में करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है 50 क्वेश्चन के लिए। हाँ सर। तो वो एक इश्यू होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे 7300 वाली 2 टुकड़े कर रखे इतनी किताब के, इसके अलावा तूने कोई किताब नहीं परचेज करी? नहीं सर, क्योंकि सर इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे, इतने टाइप्स कि ये करने के बाद सर टाइम भी इतना दे दिया इस बुक को, फिर किसी और में जाके टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा तो मॉक लगा के वही क्वेश्चंस को एनालिसिस कर ले, कि कोई नया क्वेश्चन आ रहा है मॉक्स में, उस टाइप का देख ले। तो 7300 मेरे को लगी, मैंने तो पूरी बुक सोल्व की बस। अच्छा, पूरी बुक सोल्व। हाँ, मैं 2-3 बुक्स में जाएंगे तो वही है, कुछ टाइप छूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो एक बार करो, लेकिन तरीके से उसको खत्म कर लो। अच्छा, जब आप अपनी तैयारी की जर्नी चलाते हैं, जैसे सीडीएस आपका 3 बार हुआ, एफकेट हुआ, लेकिन वहां सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया, और सीजीएल के थ्रू भी आपको उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, तो बीच बीच में डिमोटिवेट तो बहुत बार होते होंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करा पाते थे खुद की, या खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? सर मोटिवेट तो ये था, जैसे फैमिली प्रेशर भी नहीं था कि जॉब अभी चाहिए। घर वालों ने बोल रखा था जितने तेरे को टाइम चाहिए और या जो उनसी पोस्ट के लिए चाहिए तो पूरा टाइम ले ले। ठीक है। दूसरी बात ये सर, मैं जैसे ग्रेजुएशन से आया, दिल्ली गया, दिल्ली से अपने रोहतक लाइब्रेरी में आया, तो ये था सर, इतनी सीटिंग नहीं हो पा रही थी। सुबह चाहिए 7 से 7, मतलब 12 घंटे की मैं सीटिंग लेता था। मैं रात को नहीं पढ़ता था सर, ओनली। अच्छा, सुबह 7 से 7 बजे तक लगातार पढ़ता था? हाँ सर, बीच में जैसे खाने का हो गया, छोटे मोटे जो ब्रेक, जो छोटे मोटे ब्रेक थे वो लेता था सर। अच्छा, फिर उसमें लाइब्रेरी में गया, मेरे तो सर कमर ही दुखने लगी।